नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दृष्टि क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मनोविज्ञान पार्ट 2 साइकोलॉजी की मैं वीडियो लेकर आज आपके सामने आया हूं। इसके पहले मैं मनोविज्ञान पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जिसमें यूनिट फर्स्ट की पहली क्लास अपलोड हुई है। तो दोस्तों, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो मेरी चैनल पर जाकर के पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का महत्वपूर्ण कोटेशन में पढ़ देता हूँ कि सक्सेस की खास बात यह है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। दोस्तों, सच ही कहा है कि सक्सेस उन्हीं पर फिदा होगा जो मेहनत करेंगे। तो इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन में यूँ मत समझिए कि लॉकडाउन हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब तो एग्ज़ाम की डेट आएगी तब पढ़ने लगेंगे। और जिन्होंने इस तरह से सोच करके पढ़ाई छोड़ दी ना, तो वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। जिनका सिलेक्शन होने वाला था वो अपने सिलेक्शन को ख़त्म कर लेंगे, यूँ मान लो, बहुत दूर हो जाएंगे। इस वजह से आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का ही होना है जो इस खाली समय में उसने सदुपयोग किया है, उसी का ही सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन करने के लिए रेट में सिलेक्शन लेना है तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे नोट्स और वीडियो के साथ लगातार आपका सपोर्ट करते रहेंगे। और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। यहाँ पर नेक्स्ट अब वीडियो को शुरू करते हैं अपन। तो वीडियो शुरू करने में सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में अपन ने वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा तक अपन ने पढ़ लिया था। और वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन तथा मस्तिष्क, फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में यह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा थी, ठीक है। फिर यहाँ इसके बाद अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान 20वीं सदी में जे बी वॉटसन ने कहा था। और यही जो मनोविज्ञान का अभिप्राय है वर्तमान समय में प्रचलित है। और इसी कारण यहाँ पे नोट में लगा रखा है कि जे बी वॉटसन जो है वे व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया था। दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन बना के बताऊंगा। ऐसी कोई लाइन मैंने नहीं लिखी है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। नोट्स बिल्कुल सटीक नोट्स हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा भी जे बी वॉटसन को ही दी जाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि किसे 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। और ऑप्शन में 4 नाम आपके सामने होंगे और जे बी वॉटसन को आपको टिक करना है, क्योंकि जे बी वॉटसन को ही मनोविज्ञान में 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी जाती है। और वॉटसन का एक फेमस कथन भी है। वॉटसन का फेमस कथन क्या है कि वॉटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, चोर, डाकू, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। ये कहते थे। दरअसल क्या है कि वॉटसन ये मानते थे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। वो प्रकृति से व्यवहार, दूसरों को देख करके अनुकरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ही ये सीखता है। तो इन्होंने कहा था इसी बेस पर कि जब बच्चा शुरुआत में जब जन्म लिया है तो जन्म लेते ही मुझे सौंप दो, मैं उसे किसी भी प्रकार का आचरण दे सकता हूँ। चाहे तो मुझे चोर बना दूँ, चाहे डाकू बना दूँ, डॉक्टर बना दूँ, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इतने फेमस, इतने अच्छे मनोवैज्ञानिक थे ये कि इस प्रकार का कोटेशन इन्होंने दिया। और ये कोटेशन दिया और वास्तव में ये कोई फेंकने वाली बात नहीं थी। इन्होंने बहुत सा ऐसे प्रयोग भी किए थे जिसमें बहुत से बच्चों को इन्होंने जो चाहा वो बना के बताया था। तो उस समय के बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कथन किसने कहा था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कथन किसने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा? तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो आपको जे बी वॉटसन को टिक करना होगा। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि
मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, मनोविज्ञान की जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। आप सभी को पता है कि जे.बी. वाटसन ने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी उसमें क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है वे व्यवहार का सकारात्मक या यथार्थ व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन है, ये जे.बी. वाटसन ने कहा था। ठीक है। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। यदि परिभाषा आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट परिभाषा देगा और ये परिभाषा किसने दी ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, जो ऑप्शन होंगे उनमें 4 ऑप्शन होंगे, अलग अलग नाम होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये परिभाषा किसने दी है, कि सामाजिक वातावरण। अब इनके कीवर्ड्स बना करके आप याद करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जे.बी. वाटसन को व्यवहार से जोड़ दो, वुडवर्थ को सामाजिक वातावरण से जोड़ दो, मैकडूगल को आचरण वो व्यवहार यथार्थ से जोड़ दो। ठीक है। तो मैकडूगल की भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान मानव के आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो प्रकृति का अध्ययन है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा जो है वो मर्फी के अनुसार है। मर्फी के अनुसार जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण में के साथ होने वाले व्यवहार ही क्या है? मनोविज्ञान है। मर्फी के अनुसार जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मर्फी की परिभाषा से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन बोरिंग के अनुसार और बोरिंग के, मैकडूगल की, वाटसन की, वुडवर्थ की, ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी और भी परिभाषाएं हैं अभी, तो उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेशल नोट जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से लगभग हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो 90% बच्चे गलत करके आते हैं। तो ये मैंने चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी है कि मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान, ध्यान देना दोस्तों, मनोविज्ञान सकारात्मक होता है क्योंकि वाटसन की परिभाषा याद करो, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है तो मनोविज्ञान सकारात्मक होगा, धनात्मक होगा। सकारात्मक है, पॉजिटिव है तो धनात्मक भी होगा। विधायक का मतलब रचनात्मकता, तो मनोविज्ञान में रचनात्मकता होती है तो विधायकता का गुण इसमें है, तो मनोविज्ञान क्या होगा? विधायक होगा। और अनुप्रयुक्त होगा, मतलब प्रयोग में लिया जा सकता है मनोविज्ञान को, तो अनुप्रयुक्त होगा। तो मनोविज्ञान सकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, विधायक होता है, अनुप्रयुक्त नहीं होता। अब ये पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या नहीं होता। मनोविज्ञान क्या नहीं होता? तो मनोविज्ञान नियामक अनुप्रयुक्त की जगह यहाँ पर आएगा दोस्तों अनुप्रयुक्त। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आएगा अनु की जगह आ जाएगा अनुप्रयुक्त आएगा। ठीक है, अनु की जगह जो ऊ की मात्रा लग रही है उसको हटा देना, अनुप्रयुक्त होगा। अनुप्रयुक्त मतलब प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। मनोविज्ञान क्या नहीं होता? अनुप्रयुक्त नहीं होता, मतलब प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। ये गलत कथन है मनोविज्ञान के बारे में कि अनुप्रयुक्त होना। अनुप्रयुक्त मतलब मनोविज्ञान को प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, तो ये तो गलत कथन है। मतलब मनोविज्ञान जो है वह अनुप्रयुक्त नहीं होता है। आदर्शात्मक नहीं होता, नियामक नहीं है तो आदर्शात्मक तो होगा ही नहीं। नियामक मतलब नियमों के अनुसार चलने वाला, और मनोविज्ञान में नियमों के अनुसार नहीं चला जाता। मनोविज्ञान परिस्थिति के अनुसार चलता है, जैसी परिस्थिति वैसा ही भेष। ठीक है, तो मनोविज्ञान परिस्थिति के अनुसार चलेगा। मनोविज्ञान नियामक नहीं होगा, आदर्शात्मक नहीं होगा, अनुप्रयुक्त नहीं होगा। अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मनोविज्ञान नियामक नहीं होता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नियम से काम होता है हर चीज़ का। शिक्षा मनोविज्ञान हर एक जगह नियम से काम चलता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो नियामक होता है, विधायक होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज की वीडियो में अपना जो टॉपिक था मेन शिक्षा मनोविज्ञान ही था, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें
शिक्षा मनोविज्ञान में जो आपको शिक्षा शब्द मिलेगा वो संस्कृत की शिक्ष धातु में, जो मैंने लिख रखा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। सामान्यतया माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया होता है। परंतु वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई थी। जब एक बालक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तब गुरु से उसे उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को देता था, जिससे उस अज्ञान रूपी अंधकार बालक का व्यवहार प्रकाशमान या परिमार्जित होता था। ठीक है, तो यहाँ पर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये तो आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए है कि सामान्यतः माना जाता है कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, और शिक्षा शब्द का अर्थ जो है सामान्य अर्थ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस पैराग्राफ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो शिक्षा शब्द के अर्थ हैं उससे क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ है, शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ है, या शिक्षा शब्द का प्रचलित अर्थ है, या शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ है, और शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ। 4 प्रकार के अर्थ हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ पूछेगा तो शिक्षा शब्द सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में शिक्षा जो है वो क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और वास्तविक अर्थ में आपसे पूछे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रकाशित करने या परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है। क्या है, प्रकाशित करने वाली या परिमार्जित करने वाली क्रिया है। तीसरा, संकुचित अर्थ। यदि आपसे शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछे तो महाविद्यालय में पढ़ना या स्कूल में पढ़ना, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना जो है वो संकुचित अर्थ में आता है। यदि किसी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़कर के शिक्षा ग्रहण की जा रही है तो सिर्फ ये शिक्षा का क्या है, संकुचित अर्थ है। ठीक है दोस्तों, व्यापक अर्थ में यदि आपसे शिक्षा का अर्थ पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखना, ये व्यापक अर्थ है इसका। ठीक है, यदि प्रत्येक परिस्थिति में जीवन पर्यंत यदि कोई व्यक्ति सीखता है तो ये जो इस प्रकार की जो शिक्षा होगी वो व्यापक शिक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो व्यापक शिक्षा का व्यापक अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक समय और जीवन पर्यंत यदि व्यक्ति किसी भी स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है तो ये शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ होगा। ठीक है, व्यापक अर्थ में शिक्षा को जीवन पर्यंत शब्द से जोड़ा गया है। संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ना है, और वास्तविक अर्थ में शिक्षा जो है वह उसका अर्थ है परिमार्जित करना या प्रकाशमान करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे अर्थ याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको शिक्षा शब्द के बारे में बताया गया है कि शिक्षा शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी रूप एजुकेशन को समझा जा सकता है। एजुकेशन शब्द के निर्माण में निम्न अभिप्राय, जो 2 अभिप्राय प्रचलित हैं। पहला अभिप्राय ये मानता है कि एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है, और इन दोनों शब्दों का मिलकर के जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से बाहर निकालना। और एजुकेशन में भी ये होता है, अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान को, अपने अंदर छिपे हुए कलाओं को यदि प्रकट किया जाता है तो वो बाहर प्रकट करना वो किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। किसी बालक के अंदर संगीत की कला है तो उसका गला सुरीला है, ठीक है, उसका कंठ इस प्रकार का है कि यूनिक, वो अच्छा गा सकता है, तो उसको बाहर उस क्वालिटी को, उस गुण को बाहर निकालने का काम शिक्षा के द्वारा होता है। और उस बालक को जब संगीत की शिक्षा अच्छे से मिल जाती है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है वो बाहर सबके सामने नज़र आ जाता है। तो यही एजुकेशन का काम होता है कि अंदर से बाहर निकालना। दूसरा अभिप्राय भी इसमें माना जाता है कि एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेयर और एजुशेयर
दो शब्दों से मिलकर के बना है और जिनका अर्थ भी क्या होता है, अंदर से विकास करना होता है। अंदर से विकास करना मतलब अंदर से बाहर निकालना। तो दोनों अर्थ एक दूसरे के को रिलेटेड ही है। बस थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, आपको ये याद रखना है शिक्षा शब्द का जो काम, शिक्षा जो है उसका काम क्या है, अंदर से बाहर निकालना या परिमार्जित करना, प्रकाशित करना। और जो चार अर्थ मैंने बताए थे, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ और सामान्य या प्रचलित अर्थ, ये आपको याद रखना होगा। इन अर्थों से क्वेश्चन बन चुका है शिक्षा के अर्थ से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि जिस प्रकार से एक बीज में शक्तियाँ पाई जाती है कि उसे उचित जल, प्रकाश, वायु एवं मिट्टी के संपर्क में ले जाते हैं, तो उसमें से विभिन्न प्रकार के अंकुरण होकर के पौधा बनने एवं अपने जैसे सैकड़ों दूसरे बीज पैदा करने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार से एक बालक में भी कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती है जो उचित शैक्षिक वातावरण मिल जाने पर प्रकट होती है। ऐसा ही है, यदि बालक में जन्मजात उसके अंदर डांस करने की योग्यता है कि बालक जो है उसकी डांस करने के अंदर रुचि है, तो उसको यदि डांस यदि सिखाया जाएगा, उसको डांस का ज्ञान दिया जाएगा, तो वो आगे जा कर के उस क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो यहाँ पर यही है कि शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में, अपने यहाँ पर तो फिर भी एजुकेशन सिस्टम सबको एक जैसा पढ़ाना वगैरह, तो बाहर क्या होता है कि जिस बालक को जिस प्रकार की काम में रुचि है उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बाकी और से कोई मतलब नहीं है। बहुत से देशों में इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है कि जैसे बालक को गाना पसंद है, सिंगिंग उसको अच्छे से आती है और उसको सिंगिंग ही पसंद है, तो फिर उसको बस संगीत की ही शिक्षा दो, उसको और मत पढ़ाओ भाई। तो इस प्रकार से यदि उसको उस संगीत के ही वातावरण में डाल दिया जाता है तो उस काम में बहुत अच्छे से कर पाता है। तो यहाँ पर यही है कि यदि यहाँ पर इस बीज का जो उदाहरण दिया गया है उससे यही समझाना है कि एक बीज जो होता है उसको यदि सही वातावरण में उचित जल, प्रकाश और वायु, मिट्टी के संपर्क में यदि ले जाया जाता है तो बीज में अंकुरण होकर वो क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। और पौधा बन करके जब उस पर फूल आएंगे तो उसके जैसे सैकड़ों बीज और पैदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ही बालक होता है। बालक को यदि सही वातावरण मिल जाए और सही वातावरण में उसको शिक्षा मिल जाए तो बालक जो है वो अपनी शक्तियों को प्रकट कर देता है, अपने अंदर छुपे हुए गुणों को प्रकट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरा शिक्षा का अर्थ समझाने से अभिप्राय यही है कि शिक्षा का अर्थ जो होता है वो प्रकट करना होता है। शिक्षा का मेन काम क्या है, प्रकट करना, प्रकाशमान करना या परिमार्जित करना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिक्षा की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उस पर अपन चलते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा है प्लेटो की। दोस्तों, प्लेटो ने बताया है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन जो है वो शिक्षा से आते हैं। प्लेटो ने क्या कहा, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। दूसरी तरफ अरस्तु साहब ने क्या कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा? अरस्तु ने कहा। जॉन लॉक, यहाँ पर भी इसका कथन भी बहुत फेमस है। जॉन लॉक ने ये कथन हजारों बार आ गया है दोस्तों, तो याद रखना इसको। बहुत से टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो यहाँ पर ये कथन किसने कहा? तो जॉन लॉक आएगा। जॉन लॉक ने क्या कथन कहा कि जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 3 वर्ष, अपने 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर प्रयोग किया था। आपको याद होगा, क्वेश्चन भी बन चुका है यहाँ से, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने ही 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे 3H शिक्षा का श्रेय भी इनको जाता है। 3H शिक्षा मतलब हेड, हार्ट, हैंड। 3H शिक्षा जो उसके बारे में फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो
तो पेस्टोलॉजी जो है, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा चालक की चालक नहीं है, यहाँ पे बालक आएगा। शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बालक आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बालक, ठीक है, बालक आएगा। तो थोड़ा सा गलती हो जाती है। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा कि शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखो, परिभाषाओं को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कैसे भी याद रखो वो आपका है। यहाँ पे गांधी जी की परिभाषा, फ्रोबेल की परिभाषा और स्वामी विवेकानंद की परिभाषा बहुत सी बार पूछी जा चुकी है, याद रखना। फ्रोबेल के अनुसार जो है, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का मतलब अंदर से बाहर निकालना, यही शिक्षा का अर्थ था। और शिक्षा, फ्रोबेल ने क्या कहा कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। उसी क्रम में गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दी थी, ये बहुत सी बार पूछी जा चुकी है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर में आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये परिभाषा बहुत सी बार पूछी जा चुकी है। किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर में आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है? तो ये परिभाषा दी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट परिभाषा है स्वामी विवेकानंद जी की कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद जी की भी परिभाषा बहुत सी बार आ चुकी है, तो ये सभी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में कोलसेनिक, एक और मनोवैज्ञानिक है कोलसेनिक। इन्होंने भी शिक्षा के बारे में बताया है कि कोलसेनिक ने कहा है कि शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कथन नहीं है। अगला जो कथन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कोलसेनिक का, कि नीचे आप देखो स्लाइड में होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है, ये कोलसेनिक ने कहा था। अब शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है दोस्तों, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके नीचे कर देता हूँ। एक तो शिक्षा है, एक दूसरा शब्द क्या है, मनोविज्ञान। तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें से शिक्षा शब्द का अर्थ है परिमार्जन की क्रिया या प्रकाशन की क्रिया, प्रकाशमान करने की क्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों का यदि मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ अपन समझे तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये आपको याद रखना है, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो क्या होता है, नियामक भी होता है और विधायक भी होता है, ये आपको याद रखना है। और स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है उसमें क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्किनर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। थोड़ा सा दोस्तों रटने वाला पोर्शन है तो आपको रटना ही पड़ेगा। क्रो एंड क्रोक की शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बहुत सी बार आ चुकी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि जो परिभाषा आती रही है उन्हीं को ही ज़्यादा याद करो, बाकी और को तो रटने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उन्हीं परिभाषाओं को लिया है जो आ चुकी है।
और यहाँ से लगभग परिभाषाएं आएगी। आपको 101% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो परिभाषाएं मैंने लिखी है इन्हीं में से आएगा। बाकी और परिभाषाएं पूरे नोट्स में से मैं डाल दूंगा। जो भी परिभाषा मैं लिखूंगा उनसे अलावा कोई भी परिभाषा नहीं मिलेगी आपको एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है दोस्तों। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन एवं व्याख्या है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभवों के अध्ययन की एवं व्याख्या की है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अब हम बढ़ेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक और विधायक दोनों प्रकार का होता है। दूसरा नोट क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक दोस्तों थॉर्नडाइक साहब कहलाते हैं। थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। दूसरा नोट है कि 1890 की एक घटना से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक ने 10 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की रचना करने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन पर देखो, थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की रचना की और इसके जनक भी ये कहलाए हैं 1900 ईस्वी में। लेकिन भारत में शिक्षण प्रशिक्षणों की शुरुआत जो है वो 1920 ईस्वी में हुई थी, आपको याद होना चाहिए। और थॉर्नडाइक जो है इन पर जो प्रभाव पड़ा था वो रूसो का पड़ा था। रूसो एक विचारक थे, प्रकृतिवादी विचारक थे। इन्होंने इमाइल पुस्तक लिखी थी। इमाइल नामक एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही फेमस पुस्तक थी। ये इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कथन लिखे हुए थे दोस्तों। तो रूसो ने अपनी एक प्रकृतिवादी विचारक रूसो की इमाइल पुस्तक का सबसे ज़्यादा प्रभाव इन पर पड़ा था। इमाइल में रूसो का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें रूसो ने कई ऐसे विचार लिखे थे जिनकी प्रभावशीलता आज भी महसूस होती है। अब दोस्तों, जो रूसो ने इमाइल पुस्तक में लिखा था कथन, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। रूसो ने इमाइल पुस्तक में लिखा था कि बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसका अद्योपांत करना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था पिछले एग्जाम्स में, ये मैं आपको बताता हूँ कि किसने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसका अद्योपांत करना चाहिए। शिक्षक को उसका क्या करना चाहिए? अद्योपांत करना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कथन जो है वह इमाइल पुस्तक में लिखा गया है। और किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रूसो ने कहा था। और कौन सी पुस्तक में लिखा गया कथन है ये? इमाइल पुस्तक में। और इमाइल पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, इनके इसी विचार के कारण रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी पुस्तक में रूसो ने एक और कथन लिखा था। एक और कथन क्या लिखा था कि बालिका को 4 दीवारी के अंदर की, मतलब घर बार संभालने की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें चूल्हा चौका वगैरह ये 4 दीवारी वाले के अंदर। ठीक है, तो बालिका को 4 दीवारी के अंदर की तथा बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। ये कथन थोड़ा सा इसमें विवाद हो गया था, इसी वजह से, बाकी फेमस कथन है, याद रखना। एग्जाम में पूछा गया है कि बालिका को 4 दीवारी में के अंदर की और बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था किसने? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इमाइल में ही इस प्रकार के विचार भी प्राप्त होते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बालक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये भी, कि यहाँ से भी किसने कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका को साथ साथ, माध्यमिक शिक्षा में अलग अलग और उच्च स्नातक की शिक्षा में साथ साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में कहा। ठीक है दोस्तों, और भारत में शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई? तो 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और भारत में यदि आपसे पूछ ले कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यदि शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत विश्व में कब हुई तो 1900 ईस्वी में अमेरिका में हुई, और इसमें मुख्य योगदान किसने दिया तो जॉन डीवी द्वारा दिया गया था। और भारत में यदि पूछे शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत तो ये कब हुई थी, 1920 ईस्वी में हुई थी।